और अगर आपको बिल्कुल सेफ जोन में रहना है तो लगभग आपको 100 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। और ये क्वेश्चन आप सिर्फ बेसिक के हिसाब से तो नहीं कर सकते, ये तो फिक्स है। आपको इसके लिए ट्रिक्स भी यूज करनी पड़ेंगी, बाय ऑप्शन मेथड भी यूज करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना पड़ेगा, और आपको डायरेक्ट अप्रोच, जो क्वेश्चनों की डायरेक्ट अप्रोच होती है वो भी यूज करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कोई भी हिंट है जिससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं वो भी यूज करना पड़ेगा। तो देखिए आज हम 3D टॉपिक जो सीनियर सेकेंडरी का है उसका फास्टली रिवीजन करेंगे। इसमें आपके शॉर्ट नोट्स भी हैं, ये आपके लगभग 1-2 पेज में आ जाएंगे, 1 पेज में आ जाएंगे। अगर आप इन्हें उतारना चाहें, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स देखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो निर्देशांक तल और अक्षों के समीकरण, देखो एक्स वाई तल का समीकरण क्या होता है, जैसे ये है अपना निर्देशांक तल है, इसमें ये एक्स अक्ष होता है, इसमें वाई अक्ष होता है। इसमें क्या एक्स वाई तल में क्या होता है, जेड बराबर 0, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स वाई तल का समीकरण जेड बराबर 0। ऐसे ही वाई जेड तल का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0, क्योंकि वाई जेड तल में एक्स बराबर 0 होता है, ये जेड है। ऐसे एक्स जेड तल का समीकरण वाई बराबर 0। अगर एक्स अक्ष पे बिंदु देखने हैं, यहाँ पे कोई भी बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स, और वाई का निर्देशांक 0, जेड का निर्देशांक 0। ऐसे ही वाई अक्ष पर बिंदु, एक्स का निर्देशांक 0, वाई अक्ष पे कोई भी बिंदु और जेड का 0, ऐसे ही जेड अक्ष पर निर्देशांक हो जाएंगे। अगर किसी बिंदु की अक्षों से दूरी देखनी है, मान लिया ये कोई बिंदु है P, इसकी अक्षों से दूरी देखनी है, और अगर एक्स अक्ष से दूरी देखनी है तो रूट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ऐसे ही अगर एक्स और वाई के साथ जेड की भी देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच दूरी, जैसे 2D में हम दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे 3D में ज्ञात करेंगे। 3D में क्या है, 3 निर्देशांक होंगे हमारे पास। जैसे यहाँ ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो देखो ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x1 y1 z1, और बी के x2 y2 z2। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अंत विभाजन सूत्र, अब देखो जैसे अंत विभाजित ये P बिंदु कर रहा है, यहाँ पे मान लो एक कोई रेखा है, जैसे रेखा का नाम ए बी दे लेते, यहाँ पर रख लेते हैं, और P बिंदु ए बी रेखा को अंत विभाजित या बाह्य विभाजित कर रहा है। तो इनके निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ए के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 z1, और यहाँ पे x2 y2 और z2। P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं x y z, और ये P बिंदु है, ये इस ए बी रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो देखो यहाँ पे निर्देशांक कैसे हो जाएंगे, P के m1 x2 प्लस माइनस, प्लस अंत विभाजन के लिए है और माइनस है किसके लिए, बाह्य विभाजन के लिए, अपॉन m1 प्लस m2, कोमा m1 by2 प्लस माइनस m2 by1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके अंत विभाजन और बाह्य विभाजन के फॉर्मूले, थोड़ा सा याद रखना। अब हमें त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना है। अब माना कोई जैसे त्रिभुज है, आप ये त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ पे जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, ए बी सी, और ये इसका केंद्रक है, और इसके निर्देशांक क्या होंगे, x1 y1 z1, इसके x2 y2 z2, इसके x3 y3 z3। अब देखो अगर हमें त्रिभुज का केंद्रक G ज्ञात करना है तो G के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और z1 प्लस z2 अपॉन z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3।
अब देखें निर्देशित तलों से विभाजन का अनुपात। अब मान लो कोई रेखा है, ठीक है, तो रेखा को YZ तल द्वारा, अब देखो यहाँ पे देखो YZ तल द्वारा PQ रेखा को जिस अनुपात में काटा गया वह किस अनुपात में काटा गया, -x1/x2। आपको याद कैसे रखने हैं, देखो YZ तल के द्वारा पूछ रहे हैं तो यहाँ पे -x1/x2। ऐसे अगर ZX तल इस रेखा को कितने अनुपात में विभाजित करता है तो आप यहाँ से देखेंगे कि ZX है तो -y1/y2, ये याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे ZX है तो यहाँ पे y में आ जाएगा। ऐसे XY तल देखेंगे तो यहाँ पे Z नहीं है तो यहाँ पे -z1/z2। अब ये रेखा की दिक् कोज्जाएं, अब देखिए दिक् कोज्जाएं क्या होती हैं कि आपका ये 3D में डायग्राम है, ठीक है, x y z। अब यहाँ पे मान लो कोई रेखा है, जैसे ये रेखा है, तो ये रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है उसको हम cos अल्फा बोलते हैं। जैसे ये रेखा x अक्ष के साथ मान लो अल्फा कोण बना रही है तो इसको बोलेंगे cos अल्फा और इसे L से व्यक्त करते हैं। ऐसे ही ये रेखा y अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, बीटा, तो इसको m से निर्देशित करते हैं। ऐसे ही गामा z अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है रेखा, गामा, तो इसको cos गामा और n से व्यक्त करते हैं। अभी एक बात याद रखना कि ये जो दिक्कोज्जाएं होती हैं इनमें एक संबंध होता है L² + M² + N² बराबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको इससे देखने को जरूर मिलेगा और मिलता है, हर बार मिलता है। तो L को यहाँ cos अल्फा को किससे निरूपित करते हैं, L से, तो यहाँ cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा बराबर 1 हो जाएगा। अब देखें अक्षों के दिक् कोसाइन। अब x अक्ष के अगर दिक् कोसाइन देखने तो x अक्ष स्वयं के साथ कितना कोण बनाता है, 0 डिग्री, तो cos अल्फा हो जाएगा। y अक्ष के साथ 90 डिग्री तो cos 90, और z अक्ष के साथ 90 डिग्री तो 90 हो जाएगा। cos 0 1, cos 90 0 0। ऐसे ही y अक्ष स्वयं के साथ कितना कोण बनाता है, 0 डिग्री, तो cos 0 हो जाएगा, बाकी के साथ 90, क्योंकि y अक्ष है वो x के साथ भी 90 बनाता है और z के साथ भी 90 बनाता है। ऐसे ही z अक्ष स्वयं के साथ कितना बनाता है, 0 डिग्री, बाकी के साथ 90 डिग्री। तो ये हो जाएंगे इसकी दिक् कोज्जाएं, ठीक है। आगे देखो दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन में संबंध। ये बात आप ध्यान रखना, अगर आपके पास दिक् अनुपात है, किसी रेखा के दिक् अनुपात दे रखे हैं और दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है, तो देखो एक बात याद रखना कि दिक् अनुपात को हम ABC से व्यक्त करते हैं हमेशा और दिक् कोसाइन को LMN से व्यक्त करते हैं। तो अगर आपके पास ABC है तो LMN कैसे निकालेंगे, A/ABC का परमाण, मतलब √A² + B² + C²। M कैसे निकालेंगे, B/√A² + B² + C²। ऐसे n वाला दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे, C/√A² + B² + C²। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे आपने दिक् कोसाइन पढ़े तो उनमें क्या संबंध पढ़ा था आपने, L² + M² + N² = 1, लेकिन दिक् अनुपात में ये संबंध नहीं होता, याद रखना, बिल्कुल कहीं गलती मत कर देना। यहाँ पे A² + B² + C² नॉट इक्वल टू 1, इसमें 1 नहीं होता। अब देखें सरल रेखा के समीकरण। एक बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसके दिक् अनुपात हैं ABC। x1 y1 z1 से वो रेखा निकल रही है, मतलब गुजर रही है, और दिक् अनुपात कितने, ABC। तो देखो x - x1 क्या है, जिससे निकल रही है, y - y1 से निकल रही है, और z - z1 अपॉन, यहाँ पे देखो दिक् अनुपात नीचे आएंगे उस रेखा में, x - x1 अपॉन A अपॉन B अपॉन C, ठीक है। अब देखो ये रेखा का सदिश रूप है, एक बिंदु से गुजरने वाली, मतलब यहाँ पे A बिंदु से तो जाती है रेखा और B के समांतर होगी, तो उस रेखा का फिर सदिश समीकरण क्या होगा, R = A वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर। अब देखें दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय रूप। अब इसका समीकरण क्या है, सेम ऐसी है यहाँ पे। अगर अब देखो, अब मान लो ये दो बिंदु आपको ये दे रखे हैं, जैसे मान लो A पहला बिंदु है x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो देखो आप इस रेखा को कोई भी बिंदु से निकाल सकते हैं, जैसे x - x1, ठीक है, या फिर y - y1 है, यहाँ पर z - z1 है। जरूरी नहीं है आप इस बिंदु से ही निकालें इस रेखा को, ऐसे भी हो सकते हैं कि x - x2 y - y2 और
जेड माइनस जेड टू, ठीक है। पर मान लो हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि x1 y1 और z1 से निकाल रखी है, तो ये, और नीचे क्या आते हैं हमेशा रेखा में दिक् अनुपात। और एक बात बताओ, यहाँ पे दो बिंदुओं से जा रही है और दो बिंदुओं से दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं? अब जैसे मान लो ये दो बिंदुओं के निर्देशांक, इनसे दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, यहाँ पे अच्छा y2 है और z2 माइनस z1, तो यही है सेम, ठीक है। ये दिक् अनुपात निकालने का फॉर्मूला जरूर याद रखना क्योंकि बहुत काम पड़ेगा। अब देखें दो रेखाओं के मध्य कोण, ये कार्तीय रूप है। अब देखो एक बात सुनो, यदि हमें रेखा रेखा के मध्य कोण निकालना है या समतल समतल के मध्य, मतलब एक जैसी आकृतियों के मध्य अगर हमें एंगल निकालना है, तो एक बात याद रखना कि उनके मध्य हमेशा कोस थीटा का प्रयोग करेंगे, और अगर अलग आकृतियों के मध्य हमें एंगल निकालना है तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे दो रेखाओं के मध्य कोण निकाल रहे हैं और एक रेखा है L1, इसके दिक् अनुपात दे रखे हैं A1 B1 C1, एक रेखा है L2, इसके दिक् अनुपात दे रखे हैं A2 B2 C2। तो चूंकि दो रेखा एक जैसी आकृति है तो cos थीटा बराबर दिक् अनुपातों, ऊपर आएगा दिक् अनुपातों का गुणनफल और नीचे दोनों का प्रमाण। देखो A1 A2 B1 B2 इन प्लस C1 C2 ये हो जाएगा, और अपॉन इसका प्रमाण और अंडर रूट, और इसमें इसका प्रमाण और इसका भी अंडर रूट। अब देखो यदि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं, लंबवत में क्या हो जाएगा? cos थीटा 90 हो जाएगा, cos थीटा 90 क्या होता है? 0। अब ये 0 हो जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तो ये नीचे वाली इसमें आएगा, मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? ये बराबर में 0 और बराबर में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो वही है। अगर लंबवत हैं तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि दिक् अनुपातों का गुणनफल का योग 0 होता है। ऐसे ही अगर समांतर हैं, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो उन दोनों रेखाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो दो, ये सदिश रूप है दो रेखाओं के मध्य कोण का। रेखा, अब सदिश रूप में रेखाएं हमें कैसे दे रखी होंगी? देखो r वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और ये दूसरी रेखा है r वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर के लिए। तो रेखाएं तो cos थीटा का प्रयोग करेंगे दोनों रेखाएं, और इसमें क्या है, जिसके समांतर होती है ना ये रेखा, उनका प्रयोग करते हैं। तो B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर का मोड इंटू B2 वेक्टर का मोड। और सदिश रूप में एक बात हमेशा याद रखना, यदि लंबवत हैं तो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है सदिश में वो 0 होगा, और यदि ये समांतर हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। आगे देखो, अब रेखाखंड का प्रक्षेप देखेंगे। देखो पहली बात देखो प्रक्षेप होता क्या है? प्रक्षेप बोलते हैं छाया को। जैसे मान लो ये कोई रेखा है, ठीक है, इसमें ए भी रेखा है कोई, ठीक है, और इस पे पी क्यू का प्रक्षेप ज्ञात करना है हमें। ये जो पी क्यू है इसका प्रक्षेप मतलब छाया ज्ञात करनी है। चलो ये यहाँ से हो जाएगा, तो छाया ज्ञात करनी है। तो देखो इसकी छाया इस रेखा पर कितनी होगी उसे बोलते हैं प्रक्षेप। प्रक्षेप निकालने का सूत्र यहाँ पे दे रखा है आपको, लेकिन एक बात याद रखना, जिस रेखा का हम प्रक्षेप निकाल रहे हैं उसके हमारे पास दिक् अनुपात होने चाहिए, और जिस पर निकाल रहे हैं उस रेखा के अपने पास दिक् कोसाइन होने चाहिए, ठीक है। तो देखो PQ का किसी रेखा जिसके दिक् कोसाइन दे रखे हैं, AB के दिक् कोसाइन यहाँ पे दे रखे हैं पर प्रक्षेप, तो क्या होंगे? L इंटू x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या होते हैं? दिक् अनुपात, ध्यान रखना ये दिक् अनुपात होते हैं, प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट यहाँ पे दिक् अनुपात दे रखे हैं तो L इंटू ए प्लस m इंटू बी प्लस n इंटू सी, ये क्या हो जाएगा? प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। अरे भाई प्रक्षेप तो सीधा लिख जा, ये हो जाएगा आपका प्रक्षेप, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं प्रक्षेप को। अब देखो यदि रेखाखंड के निर्देशीय अक्षों पर प्रक्षेप दे रखे हैं, प्रक्षेप को व्यक्त किससे करते हैं? LR से, MR से, NR से। ध्यान रखना, प्रक्षेप दे रखे हैं तो उस रेखाखंड की लंबाई, जो ऊपर वाला जो रेखाखंड है जिसका प्रक्षेप ज्ञात करते हैं, उसकी लंबाई कितनी होगी? वैसे तो लंबाई इसकी भी सेम ही होगी, पर उसकी लंबाई कितनी होगी उसका फॉर्मूला देखो। ये जो प्रक्षेप दे रखे होते हैं इनका
पहले अंडर रूट में क्या है, एल आर स्क्वायर, पहला प्रक्षेप का स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर, ठीक है। ये रेखाखंड की लंबाई का फॉर्मूला है। आगे देखो समतल का समीकरण, इस व्यापक रूप में समतल का समीकरण क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। अंतखंड रूप में समतल का समीकरण क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। अभी देखो दो समतलों के प्रतिच्छेद से दो समतल दे रखे हैं आपके लिए, पहला समतल P1 दूसरा P2 से गुजरने वाला एक और नया समतल है, उसका समीकरण अगर आपको ज्ञात करना है तो P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0, ठीक है। अभी देखेंगे दो समतलों के मध्य कोण, देखो दो समतल हैं अभी एक जैसी आकृति है, ठीक है, तो cos थीटा का प्रयोग होगा और सेम टू सेम वही रेखा वाला सूत्र है। देखो कार्तीय रूप में क्या है, cos थीटा का प्रयोग होगा, जो दो समतल दे रखे होंगे उनके द्विघानुपातों का गुणनफल का योग a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन पहले समतल के द्विघानुपातों का प्रमाण रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और दूसरे समतल के द्विघानुपातों का स्क्वायर का योगफल, ठीक है, मतलब प्रमाण निकालना है कुल मिला के। अभी देखो अगर ये लंबवत है तो यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा वज्रकोण पर, तो क्या आ जाएगा, इन द्विघानुपातों का गुणनफलों का योग 0 आ जाएगा। समांतर है तो ये जो द्विघानुपात है इनका रेशियो बराबर आएगा, ठीक है। अब सदिश रूप में देखो, सदिश रूप में वही cos थीटा तो आएगा क्योंकि एक जैसी आकृति है। यहाँ पे n1 n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मोड n2 वेक्टर। देखो सदिश रूप में आपको जो समतल का समीकरण दे रखा होगा वो ऐसा होगा कुछ, देखो r डॉट n बराबर d, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये अभिलंब सदिश होता है n, इसका यूज करना है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे क्या होगा, n1 वेक्टर पहले समतल का n अवलंब सदिश और दूसरे समतल का अवलंब सदिश का गुणनफल अपॉन n1 वेक्टर का मोड और इसका भी मोड, ठीक है। और ये आपको पता ही है अगर लंबवत हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और यदि समांतर है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। अब रेखा और समतल, रेखा अलग है समतल अलग है, इनके बीच का कोण cos थीटा का प्रयोग नहीं होगा, एक जैसी आकृति नहीं है, ठीक है। तो कार्तीय रूप में देखो sin थीटा का प्रयोग होगा। रेखा के और समतल, ध्यान रखना रेखा और समतल के द्विघानुपातों के गुणनफलों का योग a1 pb1 प्लस cc1 अपॉन रेखा के जो द्विघानुपात दे रखे हैं उनका परिमाण और इसमें जो समतल दे रखे हैं उनका परिमाण, ठीक है। अरे यार लाइट और चली गई, चलो वेट करो थोड़ी देर। देखो यार लाइट आ गई है, अभी लाइट भी ना कुछ करने नहीं देती, जब करते हैं तो ऐसे टाइम पर जाती है कि पूछो मत। हाँ तो देखो हम कहाँ चल रहे थे, रेखा एवं समतल के बीच का कोण। तो देखो बताया था रेखा और समतल अलग अलग आकृतियां हैं तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे और रेखा और समतल के द्विघानुपातों के गुणनफलों का योग अपॉन रेखा के द्विघानुपातों का परिमाण और समतल के द्विघानुपातों का परिमाण। यदि दोनों समांतर हैं तो यहाँ अभी यहाँ पे देखो समांतर है तो 0 डिग्री एंगल आएगा, ये 0 आएगा, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा a1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0। ऐसे अगर लंबवत हैं तो a1 अपॉन a, मतलब इनका रेशियो जो अनुपात है वो बराबर होगा। ध्यान रखना इसमें cos थीटा वाले में लंबवत और समांतर की कंडीशन और इसमें लंबवत और समांतर की कंडीशन बदल जाती है क्योंकि एंगल बदल गया ना, यहाँ पे साइन थीटा है वहां पे cos थीटा था। अभी देखो सदिश रूप में थीटा तो वही प्रयोग में आएगा और b डॉट एन। अब देखो b डॉट एन क्या है कि रेखा का जो समीकरण होता है, रेखा का क्या होता है सदिश रूप में a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर और समतल का क्या होता है r डॉट n बराबर d। तो देखो यहां से b वेक्टर लेंगे और यहां से n, तो b डॉट n डॉट प्रोडक्ट ध्यान रखना और b का परिमाण n का परिमाण। और यहाँ पे सेम वही है, यदि समांतर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, लंबवत है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है। अभी देखो ये शॉर्ट नोट्स हो गए। एक बात याद रखना 3D में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है क्योंकि आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में सिर्फ इतना ही दे रखा है, ठीक है। ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको ही नुकसान है। आप एक एक टॉपिक से एक एक दो पेज भी ज्यादा पढ़ेंगे ना
तो मैथ में लगभग 50 टॉपिक हैं, 50-60 पेज आपको ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, काम कुछ नहीं आएगा। देखो आपको क्या है, सिर्फ पेपर क्लियर करना है, आपको विद्वान थोड़ी बनना है, पेपर एग्जाम क्लियर करना है, और एग्जाम क्लियर करने के बाद तो दुनिया वाले आपको वैसे भी बना ही देंगे, विद्वान तो बन ही जाते हैं ना।